एवरीवन। सो आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम ना एक एरे के अंदर से अगर कोई डुप्लीकेट एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। ऑल राइट, चल तो हम लोग देखते हैं ये वाला प्रोग्राम। तो सपोज करो आपके पास में ये एक एरे है। अब ये एरे के अंदर ना आप लोग कुछ कुछ डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी देख सकते हो। तो आपको आउटपुट में क्या चाहिए? आपको आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स चाहिए। यानी कि जो भी चीजें डबल बार या फिर ट्रिपल टाइम्स जितने बार भी रिपीट हो रही है वो उतने बार रिपीट ना होके सिर्फ एक ही बार आपको सारी चीजें दिखे। ठीक है। तो इस चीज को करने के ना वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप यूट्यूब पे भी जाओगे और देखोगे ना तो आपको दिख जाएंगे और भी सारे तरीके। लेकिन इसमें हम कौन सा तरीका यूज करने वाले? यहाँ पे हम यूज करने वाले कलेक्शंस। ठीक है। तो कलेक्शंस का एक तरीका यूज करके हम क्या करेंगे, हमारे एरे के अंदर से डुप्लीकेट एलिमेंट को रिमूव करेंगे। यस। अभी जैसे कलेक्शंस के अंदर ना आपको ऑलरेडी पता होगा कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलेक्शन होते हैं। जैसे कि एक लिस्ट होता है, एक सेट होता है, फिर एक मैप होता है और भी बहुत सारी तरीके के होते हैं, राइट। तो उसमें से हम कौन सा यूज करेंगे? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेट यूज करेंगे। ठीक है, सेट। तो अभी सेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहले वो चीज समझ जाते हैं हम। तो सेट एक ऐसा कलेक्शन होता है जो सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर यूनिक एलिमेंट्स स्टोर करता है। ठीक है। सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैसे एलिमेंट स्टोर होते हैं? सिर्फ और सिर्फ यूनिक एलिमेंट स्टोर होते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कौन सा कलेक्शन यूज करने वाले? सेट। ऑलराइट। तो ये अभी सेट के अंदर कोई भी डेटा, मतलब अगर आपको ऐड करना है तो उसके लिए कौन सी मेथड होती है? तो उसके लिए आपके पास में एक ऐड नाम की मेथड होती है जिसके अंदर आपको पास करना होता है कि भाई आपको इस सेट के अंदर कौन सा डेटा ऐड करना है। तो कुछ उस तरीके से। तो लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड कि ये पूरा का पूरा प्रोग्राम हम करने किस तरीके से वाले। इट विल बी लाइक वेरी इजी। तो देखते हैं। यहाँ पे तो मैं क्या करूंगी ना, जैसे देखो सेट क्या है अपने लिए, सेट एक तरीके का इंटरफेस है। तो आप इंटरफेस का डायरेक्टली तो ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते हो, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये जो इंटरफेस जो भी क्लास में इम्प्लीमेंट हुआ है हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑलराइट। तो ये सेट कौन से क्लास में इम्प्लीमेंट हुआ है? ये हैश सेट नाम के क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ है। तो हम किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे? हैश सेट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। चल, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हैश सेट जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लेट्स से सेट इक्वल टू न्यू हैश सेट। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने बना लिया। अभी आपको एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं हम। यस। अभी जब भी आप ना ये प्रोग्राम नोटपैड पे या फिर ऑनलाइन जावा कंपाइलर पे करोगे ना, तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप वहां पे टॉप पे जाके ये चीज लिख लो। ठीक है। अदरवाइज जब आप उसको कंपाइल करके रन करने की कोशिश करोगे वो रन नहीं होगा, वो आपको एरर देगा। तो मेक श्योर करना कि आप इस चीज को हमेशा इंपोर्ट कर लो। ठीक है। तो अभी जैसे देखो हमने हैश सेट का ऑब्जेक्ट तो बना लिया है। अभी हम क्या कर सकते हैं, सारे एलिमेंट्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है। हम क्या करेंगे ना, हम फॉर लूप के जरिए हमारे एरे के सारे एलिमेंट्स को इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है। लेकिन ये क्या करेगा ना, ये सिर्फ मतलब यूनिकली ही एलिमेंट्स को ही ऐड करेगा। अगर कोई एलिमेंट एक बार ऐड हो चुका है इसके अंदर, ठीक है, तो फिर से जाके इसको ऐड नहीं करेगा वो। ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से करेंगे। तो अभी जैसे कि यहाँ पे अपने को क्या करना है, पहले पूरे एरे के ऊपर ट्रेवर्स करना है, राइट। तो पूरे एरे के ऊपर ट्रेवर्स करने के लिए हम लूप का हेल्प लेंगे। तो आप कोई भी लूप का हेल्प ले सकते हो, आप फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप या फिर एनहांस लूप दैट इज कॉल्ड एज फॉर ईच लूप, आप उसका भी हेल्प ले सकते हो, राइट। अभी जैसे कि मैंने प्रीवियस प्रोग्राम्स में ना ऑलरेडी आप लोगों को बहुत बार फॉर लूप यूज करके बताया है। तो अब यहाँ पे फॉर लूप ना यूज करके मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप यूज करके आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो फॉर ईच लूप में कैसा रहता है ना, कि जैसे फॉर लूप में आपको क्या देना रहता है, इसके अंदर आपको तीन चीजें पास करनी रहती है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेशन, राइट। लेकिन फॉर ईच लूप में आपको ये इतनी सारी चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर ईच लूप में आप क्या करोगे, डायरेक्टली यहाँ पे आप क्या स्पेसिफाई करते हो, आपको कौन सा डेटा टाइप है। जैसे यहाँ पे देखो डेटा टाइप क्या है, इंट। तो आप इसके अंदर लिख दोगे इंट। ठीक है। अभी यहाँ पे आपको ना कोई टेम्पररी नाम देना रहता है, आपके हिसाब से आपकी मर्जी, आपको जो भी नाम देना आप दे सकते हो।
यहाँ पे मैं दे देती हूँ वैल्यूज, ठीक है। फिर आपको डालना पड़ता है कोलन, एंड देन इसके बाद में कौन से एरे के ऊपर ट्रेवर्स करना है उसका नाम यहाँ पे। तो ये बन गया आपका फॉर ईच लूप। अभी क्या होता है ना, ये जाता है इस एरे के अंदर एंड इसकी हर एक वैल्यू को लेके आता है और इसके अंदर सेव कर देता है। यहाँ पे इसको पोजीशनिंग भी अपने को देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमेशा यहीं से स्टार्ट होगा और एक एक करके हर एक के ऊपर जाते रहेगा, ठीक है। चल, तो एक बार करते हैं। तो अभी मैं क्या करूंगी, सेट के अंदर मुझे वो डेटा ऐड करना है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, सेट डॉट ऐड नाम की मेथड यूज करूंगी और इसके अंदर क्या करूंगी, अपना डेटा ऐड करूंगी, राइट। तो यहाँ पे मेरे को क्या डालना है, ये वैल्यूज डालनी है। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज डाल दूंगी। तो इसके अंदर के सारे वैल्यूज इसके अंदर धीरे धीरे करके ऐड होते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अभी ना ये देखो, यहाँ पे ना एक आपको वार्निंग आ रही है। ये वार्निंग क्यों आ रही है वो चीज समझो। ये वार्निंग इसलिए आ रही है कि ना यहाँ पे ना जब भी आप कलेक्शन का यूज करते हो ना, तो उस समय ना आप लोगों को ना बताना पड़ता है कि ये कलेक्शन में आपको कौन से टाइप का डेटा ऐड करना है। तो यहाँ पे मुझे ये जो मेरा हैश सेट है इसके अंदर मुझे इंटीजर टाइप का डेटा ऐड करना है, राइट। तो यहाँ पे ना इंस्टेड ऑफ डूइंग लाइक दिस यू कैन जस्ट डू इट लाइक दिस। मतलब इसका जेनरिक टाइप डिफाइन करना होता है, इंटीजर। और यहाँ पे भी कर दो इंटीजर, ठीक है। देखो आपके सारे के सारे वार्निंग्स चले गए हैं। तो मतलब कि आप लोग कभी भी अगर कलेक्शन का यूज कर रहे हो ना, तो उस केस में इट वुड बी अ गुड प्रैक्टिस कि आप कलेक्शन को बनाते समय ही उसका जेनरिक टाइप डिफाइन कर दो। यानी कि आप बता दो कि मैं कौन से टाइप का वैल्यू तुम्हारे अंदर स्टोर करने वाला हूँ, स्ट्रिंग का, इंटीजर का, बुलियन का, कौन से टाइप का, ठीक है। उस तरीके से। तो अभी यहाँ पे आ जाते। तो अब ये देखो एरे क्या करेगा, पहले लेके आएगा 1, तो ये सेट के अंदर क्या ऐड कर देगा, 1 ऐड कर देगा। फिर वो लेके आएगा क्या, 2, ठीक है। तो सेट के अंदर क्या ऐड कर देगा, 2 ही ऐड कर देगा। फिर ये लेके आएगा फिर से 1। तो अभी ये इसके अंदर ऐड करेगा क्या, नहीं ऐड करेगा, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी एक वैल्यू है 1। तो अब वो फिर से 1 ऐड नहीं करेगा। अब ये लेके आएगा फिर से 2। तो अब ये 2 ऐड करेगा क्या, नहीं, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी 2 प्रेजेंट है। अब वो लेके आएगा 0। तो 0 है क्या इसके अंदर, नहीं है, तो वो जाएगा 0 को इसके अंदर ऐड कर देगा, ठीक है। तो सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये आपके सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ यूनिक वैल्यूज ही ऐड होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपके एरे के सिर्फ और सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो ये सेट का यूज करके, ठीक है। अभी मैं क्या करती हूँ, एक बार आपको ये सेट को प्रिंट करके दिखा देती हूँ कि आपको सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स ही आ रहे हैं। तो सिस्टाउट में मैं लिख दूंगी सेट, मेरे ऑब्जेक्ट का नाम इसका, जिसके अंदर सारी वैल्यूज जा रही है। तो एक बार इसको रन करके चेक कर लेते हैं। तो देखो सारी की सारी वैल्यूज इसके अंदर आ गई है, राइट। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि भाई सेट के अंदर ये सारी वैल्यूज हमने डाली है। अभी जैसे देखो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, 0 1 2 3 एंड 6। अभी भी यही आ रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हर बार इसी ऑर्डर में वैल्यू स्टोर होगा। सेट की एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर आप लोगों को पता होगी तो, सेट के अंदर जो डेटा स्टोर होता है ना, रैंडमली स्टोर होता है। रैंडमली इन द सेंस, जैसे देखो इसने क्या किया, पहले 1 लेके आया था, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को पहले क्या दिखना चाहिए, 1 दिखना चाहिए। फिर क्या लेके आया, 2 लेके आया, तो यहाँ पे 2 दिखना चाहिए। फिर 0 लेके आया, तो यहाँ पे 0 दिखना चाहिए, लेकिन वो ऐसे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि सेट के अंदर ना जिस ऑर्डर में आप डेटा डाल रहे हो ना, जरूरी नहीं है कि उसका इंसर्शन ऑर्डर वो मेंटेन करके रखेगा। सेट के अंदर जो डेटा रहता है वो रैंडम ऑर्डर में स्टोर होता है, ठीक है। तो अगर आपको किसी ने सेट के बारे में कुछ चीजें पूछी तो आप ये कुछ कुछ चीजें उनको बता सकते हो, ठीक है। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस। यस, थैंक यू सो मच।